Hello everyone, in this video we will study about latent heat and its type. Second, what is the effect of change of pressure on the physical state of matter. Third, evaporation, and last topic is two different states of matter, that is plasma and Bose-Einstein condensed state. So let's start with latent heat. Latent heat क्या है? वो हीट एनर्जी जो सप्लाई करनी पड़ती है मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए. अब लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन. इस हीट को लेटेंट हीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी किसी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज आता है तो उस टाइम पर ये कोई टेम्परेचर में रेज नहीं करती, तो इसकी वजह से इसकी प्रेजेंस का पता नहीं चलता और इसको नाम दे दिया लेटेंट हीट यानी कि हिडन हीट. अब टेम्परेचर में कोई भी राइज क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि जो भी हीट सप्लाई करी जाती है वो यूज हो जाती है पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए. ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में कोई इंक्रीज नहीं करती, तो इस वजह से कोई टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ता. अब लेटेंट हीट टू टाइप की होती है. पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और सेकंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो हम स्टार्ट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से. फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनना. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? जब कभी भी 1 किलोग्राम सॉलिड को हमें उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में चेंज करना होता है तो जितनी हीट हमें सप्लाई करनी पड़ती है जूल्स में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब यहाँ पर जूल्स क्यों बोला? क्योंकि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है? जूल्स. जैसे कि अगर हम आइस की बात करें तो 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए हमें सप्लाई करनी पड़ती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स एनर्जी. अब अगर हमारी आइस मेल्ट हो रही होती है तो उस टाइम पे कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं आता. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है आइस एक सॉलिड सब्सटेंस है और जो सॉलिड्स हैं उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो जो हीट सप्लाई हो रही है वो यूज हो जाती है पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, जिसकी वजह से टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं आता. लेकिन अगर पूरा हमारा जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, इसका मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर आइस पूरी वाटर में मेल्ट हो चुकी है तो उस टाइम पर जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है वो यूज हो जाती है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए. तो अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के. अब यहाँ पर एक नया पॉइंट है नोट करने का कि अगर लिक्विड से सॉलिड बनता है तो इक्वल अमाउंट की हीट रिलीज होती है. इसका मतलब जब एक भी सॉलिड मेल्ट हुआ था तो उस टाइम पर उसने लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया था, लेकिन अगर ये रिवर्स प्रोसेस होगा तो जितनी लेटेंट हीट को उसने एब्जॉर्ब किया था वो उतनी ही हीट को रिलीज कर देगा. इसका मतलब क्या है? अगर वाटर से दोबारा आइस बनेगी तो वो सेम हीट को रिलीज करेगा, यानी कि 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स एनर्जी को रिलीज कर देगा. अब सेकंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग, यानी कि जब लिक्विड से गैस बनता है. तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? ये वो एनर्जी है जिसकी जरूरत होती है 1 किलोग्राम लिक्विड को कन्वर्ट करने की गैस में उसके बॉइलिंग पॉइंट पर बिना किसी टेम्परेचर के रेज की. जैसे कि अगर हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी. यानी कि जब 1 किलोग्राम वाटर को हमें स्टीम में चेंज करना होता है तो हमें 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है. अब जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो राइज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो जो हीट सप्लाई हम कर रहे हैं वो यूज हो जाती है पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए और वो गैस में बन जाते मतलब बदल जाते हैं. अगर हम बात करें अब जब गैस से लिक्विड बनना हो तो जितनी लेटेंट हीट उस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब करी थी गैस बनने में वो उतनी ही हीट को रिलीज कर देगा जब वो वापस लिक्विड बनेगा. जैसे कि अगर हम बात करें स्टीम से वाटर बनना है तो कितनी हीट रिलीज होगी? 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स. तो इसी बात से क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टीम और बॉइलिंग वाटर दोनों का ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा हार्मफुल बर्न्स हमें स्टीम से होते हैं. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो स्टीम है अगर वो हमारे हैंड पर हमारी स्किन पर पड़ेगी तो इस वजह से क्या होगा? वो वाटर में कंडेंस हो जाएगी, तो वाटर में अगर वो चेंज होगी तो वो हीट को रिलीज करेगी, लेकिन जो वाटर है उसकी स्टेट में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं. तो इस वजह से
जो हमारी स्टीम है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है लेटेंट हीट की फॉर्म में, और वो ज़्यादा बर्न्स कॉज करती है एट सेम टेम्परेचर एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। अब हमारा आज का सेकंड टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हमारी जो गैसेस होती हैं हम उनको लिक्विड्स में चेंज कर सकते हैं, मतलब उनको लिक्विफाई कर सकते हैं। कैसे? प्रेशर को बढ़ाकर और टेम्परेचर को कम कर कर। फॉर एग्जांपल हमने गैस ली, ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर। जब हम उसको पिस्टन से पुश करेंगे यानी कि उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, और जब हम फिर से पिस्टन से उसको और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे लो टेम्परेचर पर तो पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। वो इतने पास आ जाएंगे कि जो हमारी गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी, मतलब वो लिक्विड में बदल जाएगी। इसकी एग्जाम्पल है सीएनजी और एलपीजी, जिनको हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल की तरह। जैसे कि अगर हम बात करें एलपीजी की तो हम उनको सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं, फिल करते हैं और बाद में डोमेस्टिक फ्यूल की तरह उनको यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें सीएनजी की यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की, तो उनको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल फॉर रनिंग व्हीकल्स। अब प्रेशर की मदद से जो हमारे सॉलिड्स हैं उनको गैसेस में भी बदल सकते हैं। अगर प्रेशर को हम कम कर दें और टेम्परेचर को बढ़ा दें तो जो सॉलिड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं गैसेस में। फॉर एग्जांपल जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका कॉमन नेम क्या है, ड्राई आइस है, इसको हम CO2 गैस में चेंज कर सकते हैं प्रेशर को कम कर कर और टेम्परेचर को बढ़ाकर। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हाई प्रेशर में रखा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड सब्सटेंस है, तो इसको यूज़ किया जाता है फूड्स को डीप फ्रीजिंग करने के लिए और आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए। अब हमारा आज का थर्ड टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसके अंदर एक जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है वेपर स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में, उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी पहले। इसका मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन हम फिर भी देख सकते हैं कि जो कुछ वाटर है वो पहले ही स्टीम में चेंज होने लग जाता है। क्यों? वो उसका भी लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो रीच ही नहीं हुआ है, ड्यू टू इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन हो रही है तो इसके अंदर जो स्टेट है उसका भी चेंज आ रहा है, तो उसके लिए भी ज़रूरत होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। अब इवेपोरेशन प्रोसेस हो कैसे रहा है, मतलब लिक्विड को तो बॉइलिंग पॉइंट पे हम बॉईल भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो चेंज हो रहा है गैसियस स्टेट में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हीट सप्लाई करी जाती है तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं और लिक्विड से एस्केप कर कर वेपर या फिर गैस में बदल जाते हैं। अब 4 फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। पहला टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, थर्ड ह्यूमिडिटी एंड लास्ट विंड स्पीड। तो हम पढ़ते हैं पहले टेम्परेचर को। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा लिक्विड का तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा। मान लो हम ना हमारे लिक्विड को हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा लिक्विड का, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब ज़्यादा पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो वेपर स्टेट में चेंज हो सकते हैं। तो इस वजह से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बढ़ जाएगा लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से। अब जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है लिक्विड का वो मैक्सिमम होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर जो हमारा लिक्विड है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है गैस में। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट रेट है इवेपोरेशन का वो किस पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर। अब नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। इसका मतलब क्या कि अगर लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट से एस्केप कर सकते हैं वो ज़्यादा होंगे। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स एस्केप करेंगे, मतलब जितने ज़्यादा पार्टिकल्स गैस स्टेट में जाएंगे, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। अब नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। इसका मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है हम उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से हमें क्या पता चलता है
डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर। अब जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के। इसका मतलब क्या, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, और अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होगी तो इसका मतलब जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इसका मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से ही वाटर वेपर्स कम है, और अगर वाटर वेपर कम है तो ईजिली जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एस्केप कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो फास्टर होगा। अब लास्ट फैक्टर है विंड स्पीड। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विंड स्पीड के। इसका मतलब क्या कि विंड स्पीड जितनी ही ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी तेज़ विंड मूव करेगी उतने ही ज़्यादा जो वाटर वेपर्स है वो विंड के साथ वो कैरी करके ले जाएगी, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बढ़ जाएगा। अब जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है इसकी वजह से कूलिंग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट करता है, मतलब वेपर स्टेट में वो चेंज हो जाता है, तो उस टाइम पर वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब कर लेता है किसी भी चीज़ की जिसको वो टच करता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं इस बात को प्रूव करने के लिए। जैसे कि पहला, अगर हम कोई भी एसीटोन, परफ्यूम, ईथर या फिर स्पिरिट अपने हैंड पे डालते हैं तो हमें कोल्ड लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जैसे ही इवेपोरेट होते हैं, यानी कि लिक्विड से वेपर स्टेट में जाते हैं, तो ये लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे हैंड से। अगर हमारी हैंड की हीट कम हो गई तो इसका मतलब हमें कूल फील होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो वाटर हम अर्थन पॉट में रखते हैं, मतलब मटके में रखते हैं, वो अपने आप ठंडा हो जाता है गर्मियों में। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो अर्थन पॉट है यानी कि जो मटका है उसके सरफेस पे बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। इन पोर्स से थोड़ा थोड़ा सा वाटर जो है वो बाहर निकलता रहता है, और अगर ये वाटर बाहर निकल रहा है तो ये इवेपोरेट होने लग जाता है। तो इवेपोरेशन की वजह से ये लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है अर्थन पॉट की वॉल से भी और रिमेनिंग वाटर से भी, जिसकी वजह से जो हमारा रिमेनिंग वाटर है वो हीट को लूज कर देता है और वो ठंडा हो जाता है। अब थर्ड है पर्सपायरेशन या फिर स्वेटिंग, यानी कि अगर हमारी मतलब बॉडी पे स्वेटिंग होती है गर्मियों में, तो उस वजह से हम देखते हैं कि जब जो स्वेट है वो इवेपोरेट होता है तो हमें कूल फील होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी स्वेट इवेपोरेट होता है तो वो हमारी बॉडी की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कूल हो जाती है। स्वेटिंग क्यों होती है? ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहे। अब हम एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम फैन भी ऑन कर दे तो उस टाइम पे क्या होता है, जो स्वेट है वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होता है। क्यों? क्योंकि फ़ैन चलाने से जो विंड की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और हमें पता है जो विंड स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। तो इसी वजह से अगर विंड स्पीड बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमें गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉटन है वो गुड एब्जॉर्बर है वाटर का। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉटन है वो हमारी बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो इसको एब्जॉर्ब करता है तो ये इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेशन होती है तो इसकी वजह से वो हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी कूल फील करती है। लेकिन अगर हम सिंथेटिक क्लॉथ्स पहने तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते स्वेट, इसकी वजह से हमारी बॉडी कूल नहीं होती। तो हमें समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स को प्रेफर करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो डेजर्ट कूलर है वो ज़्यादा अच्छा फील मतलब ज़्यादा अच्छा कूल एक हॉट और ड्राई डे पे कराता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉट और ड्राई डे पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी जो है वो कम होती है, तो जिसकी वजह से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बढ़ जाता है। अब लास्ट एग्जाम्पल है, हम जो टी या फिर मिल्क अगर वो गर्म हो तो उसको ज़्यादा जल्दी हम सॉसर से पी सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कप। क्यों? क्योंकि जो सॉसर है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो इवेपोरेट होंगे, तो इसकी वजह से जो हॉट मिल्क है या फिर हॉट टी है वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है सॉसर में एज़ कम्पेयर टू कप। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है मैटर की दो स्टेट।
मैटर। पहली है प्लाज्मा और दूसरी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा क्या है? जो प्लाज्मा है ये मिक्सचर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का। ये नेचुरली मिलती है स्टार्स में और जो स्टार्स है वो इसी की वजह से ग्लो करते हैं। अब प्लाज्मा की फॉर्मेशन कैसे होती है? जो स्टार्स होते हैं इनके अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो एटम्स है वो ब्रेक होते रहते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो ये कुछ एटम्स के ऊपर चार्ज छोड़ देते हैं और ऐसे एटम्स जिनके ऊपर चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं आयंस। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के मिक्सचर को बोला जाता है प्लाज्मा। अब जो प्लाज्मा है इसको हम अर्थ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जब हम गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं बहुत कम प्रेशर पर, जिनको हमने ग्लास ट्यूब में रख दिया है, उन ग्लास ट्यूब को क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। तो उससे क्या बन जाती है? हमारी प्लाज्मा। जैसे कि अगर किसी भी फ्लोरोसेंट ट्यूब से जिसके अंदर हीलियम गैस है या फिर एक नियॉन साइन बल्ब जिसके अंदर नियॉन गैस है, उससे जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो जो ये गैसेस प्रेजेंट है इनके अंदर ये आयनाइज हो जाती हैं, जिससे प्लाज्मा बन जाती है और इसी की वजह से ग्लो करती हैं। अब हमारी फिफ्थ स्टेट है मैटर की, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? बीईसी। एक इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करी थी मैटर की फिफ्थ स्टेट के लिए 1920 में। इसी कैलकुलेशंस के बेसिस पर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने प्रिडिक्ट करी एग्जिस्टेंस मैटर की फिफ्थ स्टेट की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 3 साइंटिस्ट थे यूएसए के, कॉर्नल, कैटरेल और वीमैन। उन्होंने क्या किया? बहुत ही ज़्यादा कम डेंसिटी वाली गैस को बिल्कुल कम टेम्परेचर पर कूल कर दिया, जिससे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी कि हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बन गई। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ये। थैंक यू एवरीवन।